नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और बात सुप्रीम कोर्ट की। न्यायपालिका पर इस दौर में लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल बाहर से उठ रहे हैं, सिविल सोसाइटी से उठ रहे हैं, और हम भी उस कतार में हैं जो सवाल खड़े करते हैं। और ये हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में जन से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारा अधिकार है, इसलिए हम सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आप यकीन कर पाएंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर अधिवक्ता भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस नागरत्ना ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और ये सवाल नहीं है, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की साख अब दांव पर लगने वाली है। आखिर क्यों? वजह और हैरान करने। राहुल गांधी को 2 साल की जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती थी मानहानि वाले मामले में, उस 2 साल के मैक्सिमम पनिशमेंट का रास्ता साफ करने वाले जज, जो कई स्टेप थे उस सजा में, लेकिन जिस जज ने रास्ता साफ किया था, दरअसल जब 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई तो गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर अंतरिम रोक लगाई थी। जिस जज ने ये रोक हटाई और सजा का रास्ता साफ किया, जो बाद में राहुल गांधी की सांसदी खत्म करके विराम जिस पर लगा, वो रास्ता तैयार करने वाला जज आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ये तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा जस्टिस पांचोली। कोलेजियम, जस्टिस गवई के साथ कोलेजियम में 4 और जज, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस नागरत्ना, कुल 4 जज गवई के साथ, गवई को लेकर 5 जज कोलेजियम में बैठे थे इस पर। और जैसे ही जस्टिस पंचोली का नाम आया, गवई, सूर्यकांत, विक्रमनाथ सब सहमत थे। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इनका बैकग्राउंड चेक करिए, दस्तावेज निकालिए, इनके तबादले के पीछे की वजहों को पढ़िए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट की साख दांव पर लग जाएगी। सिर्फ एक केस नहीं है, कई ऐसे केस हैं। आखिरकार 4-1 से फैसला हुआ जस्टिस पंचोली के पक्ष में। अब सोचिए, जस्टिस पंचोली के पक्ष में फैसला हुआ है। और खबर एक और है, गवई साहब से हमको बड़ी उम्मीदें थी। इस सवाल का जवाब गवई साहब को ही देना होगा, क्योंकि हम सवाल करेंगे, आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट में भतीजे को जज बनाने की पैरवी गवई साहब ने क्यों की? गवई साहब के भाषण तो बड़े अच्छे लगते थे हमें, कि मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं लूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा सरकार से। फिर भतीजे की पैरवी क्यों? भाऊ को लाइए चर्चा में, फटाफट लाइए, जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। प्रणाम प्रणाम। आज न्यायपालिका पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, और हम तो जस्टिस नागरत्ना के पीछे खड़े हैं। बिल्कुल। हमारे तरफ से आशीष, सवाल नहीं है, जस्टिस नागरत्ना के सवाल बढ़ाएंगे। मैं आपको खबर दिखा दूं भाऊ एक बार दर्शकों को, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, कोई ये न कहे कि सुप्रीम कोर्ट की खबर कहीं से उलझुल चला रहे हैं। जस्टिस नागरत्ना डिसेंट्स ऑन कोलेजियम्स टॉप कोर्ट पिक। नीचे बॉक्स में, ये ऊपर जो है टॉप कोर्ट पिक, ये है नागरत्ना ने जो सवाल जस्टिस पंचोली पे उठाया। और ये नीचे बॉक्स भी देखिएगा, ये चर्चा का हिस्सा है। ये सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे। सीजेआई नेफ्यू एमंग 14 नेम्स प्रपोज्ड फॉर इलेवेशन टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए 14 नामों में एक सीजेआई का भतीजा भी है। नेक्स्ट ये देखिए, कोलेजियम पिक्स सीजेज ऑफ पटना बॉम्बे हाई कोर्ट फॉर एपेक्स कोर्ट। ये पटना हाई कोर्ट के ही हैं जस्टिस पंचोली। ये देखिए आप राइट साइड में जस्टिस वीएम पंचोली,
लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला आइए, अगला ये देखिए हिंदी में और क्लियर हो जाए, इन्हें एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया तो लग जाएगा साख पर दांव। जस्टिस नागरत्ना ने जिनके नाम पर जताई आपत्ति। जस्टिस पंचोली अगर शीर्ष अदालत में पदोन्नत किए जाते हैं तो वह 2 अक्टूबर 2031 को जस्टिस जॉय माल्या बागची की सेवानिवृत्ति के बाद उसी साल अक्टूबर में देश का प्रधान न्यायाधीश बनने की कतार में होंगे और कार्यकाल अगर बने तो 2 साल होगा। अब मैं वो जो मैंने कहा था उसको दिखा दूं ताकि तसल्ली हो जाए सबको। फरवरी 2023 में उन्होंने उन्होंने मतलब जस्टिस पंचोली ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम रोक को भी हटा दिया था। अंतरिम रोक यही हटाए थे जिसमें गांधी पर मोदी समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया था जब उन्होंने कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना आर्थिक अपराधी नीरव मोदी, ललित मोदी से की थी। इसमें जो अंतरिम रोक थी यही साहब हैं जिन्होंने हटाया था और फिर क्या हुआ सबको पता है, सांसदी गई। नेक्स्ट एक और देख लीजिए क्योंकि अडानी का मामला है इसलिए अडानी वाला भी दिखा देते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति विपुल पंचोली ने समाचार नेटवर्क टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड यानी अंबानी का चैनल और सीएनबीसी टीवी 18 के 2 पत्रकारों लता वेंकटेश और निमिष शाह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा गांधीनगर के कलोल स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। अब इसको मैं सरल भाषा में बता दूं कि इन दोनों पत्रकारों के लता वेंकटेश और निमिष शाह के खिलाफ अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने एक मानहानि का केस गांधीनगर के कलोल में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल किया था। इसको स्पंज करवाने के लिए, इस केस को खारिज करवाने के लिए वो गए थे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जस्टिस पंचोली के सामने गया तो उन्होंने इस मामले को रद्द कर दिया, उनकी याचिका को रद्द कर दिया। उनके खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था उसे रद्द करने की मांग थी, इन्होंने नहीं मानी थी। बहुत सारी उसमें क्योंकि खबर जो चलाई थी वो हम शॉर्ट में बता दें, बहुत टिपिकल हिंदी में दिख रहा होगा आपको। जो शेयर मतलब मैनिपुलेशन से शेयर को के प्राइसेज बढ़ाने का मामला था, उसी पर रिपोर्टिंग की थी और उस पर मानहानि का मामला दाखिल हुआ। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्टिंग की थी और बहुत सारे ऐसे आरोप अडानी पर आज भी हैं। मानहानि के डर से इस बात को कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा, हम तो बोलेंगे। तो एक बात और हम कहेंगे, याद आ गया, हम लगातार मैसेज हमारे टीम के लोग कर रहे थे, भूल जाते हैं हम लोग चर्चा में इतना वो खो जाते हैं। हमारा एक चैनल हमने स्पोर्ट्स का शुरू किया है, द स्पोर्ट्स लॉन्चर। ये चैनल हमने शुरू किया है और मकसद भी बता दें क्योंकि हम 100% ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं। बाकी भाऊ भी 1 मिनट बता देंगे इस बारे में। मकसद ये है कि हमारे इस पॉलिटिकल चैनल पर बहुतों की दृष्टि है और दृष्टि कह के मैं गलत बोल रहा हूँ, कुदृष्टि है। और जैसा अभी हमने चर्चा किया, अभी पता नहीं क्या-क्या हो। तो ये चैनल एक वैकल्पिक ऐसा कि स्पोर्ट्स उसको, हालाँकि ये भी कह सकते हैं कि इस पे अच्छा इससे नाम जुड़ा है अशोक वानखेड़े का या से चित्रांशी भी जुड़ा हुआ है तो उसको भी हटा दो, बर्बाद कर दो। वो अलग बात है, लेकिन स्पोर्ट्स पर जो कंटेंट है उसको कंटेंट वाइज़ या कहीं से भी वो नहीं उसको खराब कर सकते। तो इसलिए हम साइड में तैयार कुछ कर रहे हैं जिससे हमारे पास और कुछ नहीं है, तो हमारी रोजी-रोटी, दाल-रोटी, हमारे बच्चे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी दाल-रोटी चलती रहे, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था है। तो इस देश में स्पोर्ट्स का हर घर में आप देखिए स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, खासकर क्रिकेट के। तो इसलिए हमने कहा कि जब स्पोर्ट्स आप लोग देखते ही हो, तो एक स्पोर्ट्स चैनल रहे कि अगर आप लोग पसंद करो, उसको प्यार दो, सुझाव दो कि ये इसमें और बेहतर कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स का चैनल। और एक ये भी मैं वादा कर रहा हूँ और ये मेरा मकसद भी यही था कि निजी तौर पर मैं लॉन टेनिस से लेकर के हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी जो होता है सब देखता हूँ, राजनीति पे चर्चा करने के साथ-साथ। तो ये स्पोर्ट्स जो लॉन्चर है, ये क्रिकेट लॉन्चर नहीं बनेगा। इस हुँ, पर देश में जितनी खेल गतिविधियाँ होती हैं, वो खिलाड़ी जो
आप लोग क्रिकेट में सबका नाम जानते होंगे, लेकिन अभी लिम्बाराम, दीपिका कुमारी इनका नाम नहीं जानोगे आप, कि लिम्बाराम कहाँ से था, वो तीरंदाजी में भारत का नाम रोशन किया, दीपिका कुमारी कहाँ से आई, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली बच्ची। ऐसे हर तीरंदाजी हो, शूटिंग हो, हर खेल के बारे में, उसके खिलाड़ियों के बारे में, उनके संघर्ष की कहानी हम अभी शुरुआत है, सब लाएँगे। थोड़ा-सा हम भी इस लायक हो जाएँ कि लाने का खर्चा वहन कर पाएँ, तो कहानियाँ हम सब लाएँगे, स्पोर्ट्स इस पर्पज़ से लाया है। तो उसको निवेदन है हाथ जोड़ करके कि उसको आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब के करिए, प्यार भी दीजिए और सलाह भी दीजिए। प्यार आपका हम अपने हक से माँग रहे हैं कि आप हमको प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सलाह आपको ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि आप सलाह दीजिए कि जो बच्चे उस पे काम कर रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स में क्या करना है और बेहतर कैसे कर पाएँ। आप सलाह दीजिए, वो सब सलाह वो मानेंगे, उसको सुनेंगे। अब चलते हैं भाऊ के पास। भाऊ, न्यायपालिका का भविष्य इतने सुरक्षित हाथों में जा रहा है, जस्टिस पंचोली के हाथ में। अब देखिए आशीष जी, एक सवाल हमने बहुत आहत हो गया था कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन को इन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हाँ। बनाया। हुँ, तब सवाल आया था कि क्या कोई पार्टी का कार्यकर्ता जो पार्टी में स्पोक्स पर्सन हुँ, रहा हो। हुँ, कई वकील होते हैं, कई वकील जब अपने यहाँ कई सैकड़ों वकील हैं जो सांसद रह चुके हैं। हुँ, लेकिन मैंने ये पहली बार देखा कि कोई एमएलए वकील रहा हो और वो बाद हुँ, में चुनाव हारने के बाद हाई कोर्ट का जज बन गया हो। हुँ, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ आती है? हुँ, अब मुझे कई बार लगता है कि कई बार हम गवई जी के वक्तव्य को आज के दृष्टिकोण से देखें तो लगता है कि ये तो बहुत पहले से प्रिपरेशन के साथ वक्तव्य दिया था। उन्होंने एक हुँ, वक्तव्य दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में कोई बराबरी के है दोनों, कॉलेजियम हुँ, के मामले में। हाई हुँ, कोर्ट का कॉलेजियम अपना निर्णय लेता है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अपना निर्णय लेता है। हुँ, कोई एक-दूसरे के निर्णय को बाधित नहीं करता। हुँ, अब हाई कोर्ट ने यदि निर्णय ले लिया है कि एक बीजेपी के स्पोक्सपर्सन महिला को, हुँ, साठे मैडम को, यदि हुँ, हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये रिकमेंडेशन आती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकता? हुँ, अरे भई, हाई कोर्ट ने किया हुआ पाप है, हम क्या करेंगे इसको? हुँ, हमारी तो मजबूरी है। ये तो नहीं हो सकता। हुँ, क्या ये इन लिeu ऑफ एक्सचेंज था कि आप अपने स्पोक्स पर्सन को जज बनाइए, हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, मैं मेरे भतीजे का नाम आया तो आप चुप रहेंगे? हुँ, ये भतीजा कौन है? हुँ, इस भतीजे का नाम है अ, मैं आपको बता दूँ, राज दामोदर वाकोड़े। हुँ, ये उनके कज़िन ब्रदर के बेटे हैं, हुँ, भतीजे। हुँ, 45 साल की उम्र है। इस उम्र में यदि हाई कोर्ट में एलिवेट होते हैं, तो हुँ, एक दिन वो चीफ जस्टिस भी बन जाएँगे सुप्रीम कोर्ट की, हुँ, कोई बड़ी बात नहीं। हुँ, तो ये भाई-भतीजावाद ये पहली बार नहीं हुआ है आशीष। आईआईटी हुँ, ने एक आकलन किया था कि जनवरी 26 1950 से हुँ, जनवरी 26 1950 से यानी जब गणतंत्र दिन जिस दिन मनाते हैं हम, वहाँ से 15 मई 2025 तक हुँ, 279 सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, उनमें 32 ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सगे-संबंधी हैं। हुँ, उदाहरण के तौर पे एचआर खन्ना और संजीव खन्ना, हुँ, चाचा-भतीजे। हुँ, एचआर खन्ना जज साहब थे, संजीव खन्ना चीफ जस्टिस हो गए। हुँ, गवई जी का तो मुझे लगता है कि भई गवई जी चीफ जस्टिस, आगे आगे न पीछे आने वाले समय में राज दामोदर वाकुड़े भी चीफ जस्टिस। हुँ, क्योंकि इस उम्र में यदि हाई कोर्ट में आ गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने में टाइम थोड़ी लगेगा। हुँ, ये तो हो गया सीधा भाई-भतीजावाद। अब हम आते हैं उस पर, पंचोली पर। पंचोली का मामला यहाँ तक ही सीमित नहीं था। हुँ, ये सिर्फ़ यहाँ का नहीं है कि पंचोली ने ये 2 डिसीज़न दिए। मैं न्यायपालिका के, चलो मैं बोलता हूँ कि किसी न्यायाधीश के डिसीज़न के ऊपर मत जाइए आप। हुँ, लेकिन हुआ क्या था, जब पंचोली को पहली बार गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट भेजने की बात हो रही थी, हुँ, तब ये बात हुई कि भई इनको प्रमोट किया जाए, पटना में चीफ जस्टिस हाँ, बन के भेजा जाए। हुँ, तभी भी नागरत्ना जी ने ऑब्जेक्शन लगाया था, क्योंकि वहाँ तब एनवी अंजेरिया हुँ,
वो सीनियर उनसे थे। सीनियर जज थे। हुँ, उनको सीनियर जज को प्रमोशन छोड़कर हुँ, बायपास कर पंचोली को जब पटना भेजा गया, तभी उन्होंने कहा था कि आज आप पटना भेज रहे हैं, कल ये सुप्रीम कोर्ट आएँगे और ये गदर होगा। हुँ, तब भी नागरत्ना जी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। हुँ, तब भी एक नोट सर्कुलेट हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय की कोलिजियम ने जब ये तय कर लिया कि चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं। हुँ, पंचोली ये गुजरात कोटे में आ रहे हैं, लेट मी टेल यू। हुँ, 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 बेला क्योंकि त्रिवेदी बेला के। त्रिवेदी जाने के बाद जगह खाली हो गई तो पंचोली गुजरात कोटे में से ही आ रहे हैं। हुँ, ठीक है, आ जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको हाई कोर्ट जज बनाते समय ही ये सामने था कि 32 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनेंगे। हुँ, उनको सुप्रीम कोर्ट भी लाना होगा। ये एक लंबी पहले से प्लानिंग थी, ऐसा लगता है मुझे। नागराज जी ने कहा कि आप एक काम करिए ना, आप जब इनको हाई कोर्ट में प्रमोट किया, तब की फाइलें उठाइए, हुँ। जो फाइलों में ऑब्जेक्शन है। वो फाइलें एक बार फिर नज़र से नीचे लाइए और फिर देखिए कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट लाए जा सकते हैं क्या? अच्छा, एक एक बात और बीच में, ये 3 महीने पहले भी कोलिजियम की बैठक हुई थी, तब भी इनको बिल्कुल, लाना था और तब बिल्कुल नागरत्ना की आपत्ति पर निर्णय नहीं लिया गया। मैं इसलिए लिया इस गया। बात को ला रहा हूँ कि पंचोली में ऐसा क्या लगा था, ऐसा कौन सुरखाब का पर्व या पंचोली ऐसी कौन-सी मजबूरी है, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके बगैर जब 3 महीने पहले आप निर्णय नहीं ले पाए, इसी आपत्ति की वजह से निर्णय नहीं ले पाए। इसका मतलब भाई हम तो कॉमन सेंस की बात करेंगे, अगर अदालत को लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो भैया जो हमको सजा देना है दे दो, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन 3 महीने पहले जिस आपत्ति की वजह से आपने इस पर फैसला नहीं लिया, 3 महीने बाद फिर उसी नाम पर आपने कहा 4-1 से फैसला अब होगा ही होगा, मतलब वो एक आएगा ही आएगा। ये एक संदेह नहीं कैसे नहीं पैदा करेगा? नहीं, मैंने मैंने वही कहा कि ये जॉय बख्शी जो साहब है, जॉय मूल्य बख्शी, ये हुँ, रिटायर्ड हो रहे हैं 2 अक्टूबर 31 को चीफ जस्टिस के हुँ, तौर पे रिटायर्ड होंगे। हुँ, यदि सारे हुँ, सीनियरिटी के हिसाब से चलता रहा मामला तो। हुँ, हुँ, क्योंकि जब भाई गुजरात में आपने सीनियर को साइड को लगा के बर्फ में लगा के जूनियर को आपने प्रमोट कर दिया हुँ, और उसकी अचीवमेंट क्या थी? हुँ, उसकी अचीवमेंट की थी कि भाई किसी ने यदि ये कह दिया कि भाई साहब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो होता है, उसके साथ हुँ, साठ-गाँठ करके ये कंपनी अपनी शेयर उछालती है मार्केट में। हुँ, और बोलने वाले अरे-गहरे नत्थू-खैरे नहीं थे। हुँ, सीएनबीसी टीवी 18 ये बिज़नेस का बहुत बड़ा चैनल है। हाँ, हुँ, उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस मानहानि का दावा दायर किया। वो हुँ, उसको वैकेट करने के लिए गए थे। हुँ, इन्होंने कहा नहीं चलेगा। वाज़ ही अ कॉर्पोरेट व्हाट वाज़ दैट अ कॉर्पोरेट गेम? क्या हुँ, वो कॉर्पोरेट का बड़ा खेल था? हुँ, क्या जो बार-बार आरोप लगता है कि एक कॉर्पोरेट हाउस इस देश को चला रहा है, क्या उसी का अब जुडिशरी सिस्टम में भी वही चलाएगा? उसके बाद राहुल गांधी का तो बड़ा केस बड़ा क्लियर था। हुँ, जिस सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया, उन्होंने कम से कम हाई कोर्ट के उस जज को तो जो जज राहुल गांधी के बारे में जो फैसला देता है, जिसको आप टर्न डाउन करते हैं, यही यही लोग थे टर्न डाउन करने वाले। भूषण गवई के ही हाँ, बेंच पे था वो। हुँ, हुँ, तो भूषण हुँ, जी को कम से कम जो पंचाली उसको जो कम से कम उसके बारे में तो जानकारी चाहिए थी पंचोली की किस टाइप की जज है ये। हुँ, लेकिन उनको प्रमोशन देते समय ही खेल हुआ और उनको अब सुप्रीम कोर्ट। अब ये 2 अक्टूबर 31 से मई 27-32 तक जज रहेंगे करीब-करीब 1 साल नहीं 1 साल नहीं, सुप्रीम 1.5 साल कोर्ट से के। ऊपर, 1.5 साल होगा। एक 31 से 32 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। नहीं 8 महीने, 33 तक 8-9 महीने। 33 तक या 32 तक नहीं, बाबू नहीं 33 32 तक, 32 तक। हाँ। हाँ, तो सवाल ये है कि फिर जुडिशरी में विश्वास कैसा रहेगा लोगों का? उन्हें सही कहा, साख कैसे मेंटेन करेगी? मराठी में एक कहावत है, "एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ." हुँ, एकमेकास मतलब एक-दूसरे को सहायता करेंगे और एक हुँ, अच्छे रास्ते पे निकल लेंगे। हुँ, तो क्या ये सर्वोच्च न्यायालय में यही चलता है कि तू मेरे भतीजे को प्रमोट कर, मैं तुम्हारे आदमी को क्लियर करता हूँ। मैं तुम्हारी 2 चीज़ें क्लियर करता हूँ, तू मेरी 1 चीज़ क्लियर कर। हुँ, ये बार्टर सिस्टम चलता है।
फिर मेरिट कहाँ है? नहीं, इस कॉलेजियम को लेकर के मतलब मैं आज सुप्रीम आज कोर्ट ये में हमने कॉलेज बहुत नहीं, नहीं, सारी जजमेंट पढ़ी है। कॉलेजियम को इस बात को बड़ा क्लियर कर देना चाहिए कि जो जज अंजेरिया थे, एनवी हाँ, अंजेरिया, हाँ, उनका दोष क्या था? हाँ, क्या वो काबिल नहीं थे? हाँ, या वो कोई कॉर्पोरेट उनके लिए लॉबी नहीं कर रहा था, यही प्रॉब्लम था उनको? या कोई पॉलिटिकल सिस्टम विचारधारा उनके पीछे खड़ी नहीं थी, ये प्रॉब्लम था उनको? सीनियरिटी होने के बाद उनको ये कर दिया गया। हुँ, आज कॉलेजियम में बैठे हुए लोग सीनियरिटी से बैठते ना, हुँ, कॉलेजियम सीनियर लोगों का ही होता ना। हाँ, आज तो हम यही कहते हैं कि इसके बाद वो होगा, इसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा, क्यों कहते हैं? सीनियरिटी के हिसाब से। हुँ, गवई की जगह डायरेक्ट सूर्यकांत ही हो सकते थे। क्यों गवई मुख्य न्यायाधीश बने? हुँ। सीनियर थे। जस्टिस सूर्यकांत को इंतजार करना था, जस्टिस सूर्यकांत ही बन जाते, जैसा आपने वहां पांचोली को बना दिया था हाईकोर्ट में। तो फिर गवई साहब के दिल पे क्या बीतती? वही बेचारे वो अंजरिया जी के दिल पे बीती होगी। और जब नहीं, ये तो न्यायपालिका ही घेरे में हो, न्यायपालिका ही ये घेरे में हो। हाँ, जब अपने ही सिस्टम में नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनके अपने सिस्टम में, तो देश के लिए या देश के साथ ये ट्रांसपेरेंसी या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे? सवाल तो खड़े होंगे। और एक बात नहीं मैं तो और फिर कहूँगा, भाऊ अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि कोई भी व्यक्ति है, मैं किसी एक की नहीं बात कर रहा हूँ, कि जैसे मैं ही कह दूँ कि मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं लूँगा, तो ये कतई आप मत मानिएगा कि मैं ईमानदार हूँ। ये भी मेरे कहने का मतलब होगा कि जो भी लूँगा रिटायरमेंट के पहले-पहले ले लूँगा। हाँ, ये भी हो ये भी सकता हो है। सकता है। हाँ, कई तरीके से देखिए, ऑब्लिगेशन कई तरीके से होते हैं। हाँ, चुप रहने का भी, ना बोलने का भी हुँ, मिलता है। और वही है, इस साठे के मामले में हम बोले क्या? आपने बीजेपी के प्रवक्ता को न्यायाधीश बना दिया, हम कुछ बोले क्या? हुँ, हुँ। अब मेरे भतीजे के बारे में क्यों बोल रहे हो? नहीं, क्या ये गिव ये एंड टेक था? सवाल ये है। ये सवाल उठते हैं, ये सामान्य इंसान देखिए, सामान्य इंसान तो प्रामाणिकता ही देखता है। हुँ। वो जज के बैठे हुए, इसको न्याय देवता कहता है वो, और कोर्ट को मंदिर मानता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भाऊ कि कॉलेजियम पर आते हैं थोड़ा। कॉलेजियम सिस्टम पर मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार के तमाम सीनियर अधिवक्ता कॉलेजियम पर सवाल उठाते रहे हैं और आज भी मतलब मेरे कार्यक्रम में, मेरे साथ चर्चा में सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा सवाल उठा है तो कॉलेजियम और मास्टर ऑफ रोस्टर पर। बस। कॉलेजियम को लेकर के कॉलेजियम को भाई-भतीजावाद की जननी माना जाता है। ये कहते हैं बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल, वकील बिल्कुल। नहीं, बेखौफ नहीं, ये है, फैक्ट, आईआईटी वो की कह रिपोर्ट का आंकड़ा बताया मैंने आपको। कि कॉलेजियम भाई-भतीजावाद 32 की जननी है। 32 ऐसे लोग हैं कि जिनके बिल्कुल सगे संबंध है, नज़दीकी। हुँ, हुँ। सब चंद्रचूड़, पिताजी अब आप मुझे चंद्रचूड़। आप मुझे बताइए, जो साठे मैडम प्रमोट हुई है, हाँ, वो भाई-भतीजे बाद में नहीं आती, लेकिन मैं प्रोडक्ट मानती हूँ इस डील का। हाँ, सीजेआई के भतीजे को जज बनना है, तो पहले बीजेपी के एक प्रवक्ता को भी जज बना दो, ताकि हाँ, तू भी चुप और मैं भी चुप। हाँ। तो ये इस रास्ते पे तो इससे अच्छा ना कि सरकार ही ये कॉलेजियम के लिए कॉलेजियम सिस्टम कायम रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लड़ाई की है। सरकार के हाँ, साथ सरकार के बिल्कुल, साथ खूब बिल्कुल। लड़ाई। सरकार से मतलब सीधा-सीधा टकराव हुआ नहीं, नहीं, कॉलेजियम को लेके कॉलेजियम मैंने कायम। वही कहा, सर्वोच्च न्यायालय पे जब अपने पे आती है, तो उनके रूल्स अलग हो जाते हैं। जब हाँ, उन्होंने एक नया बिल लाया था, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दिया था, तो उस बिल को रिजेक्ट कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने हाँ, तुरंत। हाँ, क्योंकि उनकी हाँ, आप माफ कीजिए इस शब्दों के लिए मेरे, क्योंकि वो ये सामान्य इंसान की भाषा है, क्योंकि उनको लगा हमारी दुकान पे हमला हो रहा है, हाँ, तो उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, लेकिन मतदाताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मतचोरी हो रही है,
उसके लिए जब बिल लाया सर्वोच्च न्यायालय ने, जो सरकार ने, कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके एक मंत्री रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, तो 2 वर्सेस 1 में तो वैसा भी जो चाहे सरकार वही होगा। तो फिर ट्रांसपेरेंसी किस बात की आएगी? जो संविधान बेंच ने एक व्यवस्था दी थी वो ट्रांसपेरेंसी को लेके दी थी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है? वो बिल के खिलाफ केस पेंडिंग है, अभी सर्वोच्च न्यायालय को जब अपने पे आती है तो तुरंत निर्णय लेते हैं। आज मतदाता, आज पूरा ये ज्ञानेश कुमार के चक्कर चलते हुए पूरा एसआईआर से लेके हर राज्य में लोग मतदान से वंचित हो रहे हैं, कईयों को बिना मत मिले लोग चुनाव जीत रहे हैं। आ रहे हैं ना रोज आंकड़े सामने, जिंदा लोग मर रहे हैं, मरे हुए जिंदा हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों नहीं उसको इमीडिएटली कहा कि नहीं भैया ये संविधान के ढांचे में गड़बड़ हो रही है, ये कानून हम रद्द कर देते हैं, जो सिस्टम संविधान बीच ने कही थी वही रहेगी। आप चुप हो गए। केस पे केस चल रहा है, समय पे समय चल रहा है, पैगासस का मामला चल ही रहा है, राफेल का मामला चल ही रहा है। सवाल खड़े होंगे तो बहुत सारे खड़े होंगे। ये इस बात पे मैं आज पहली बार धनखड़ के किसी लाइन को, मैं जगदीप धनखड़ के किसी लाइन को उठा रहा हूँ। जगदीप धनखड़ ने जो बात 10 बार कही, हो सकता है यही जगदीप धनखड़ की विदाई का भी वजह बना हो। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यशवंत वर्मा पर क्यों नहीं एफआईआर। ये सवाल आज फिर पूछना पड़ेगा कि यशवंत वर्मा, जिसके घर में नोटों की गड्डियां, जली हुई गड्डियां, बोरे में नोट मिले, ये देश भर में रिपोर्ट छपी ना, उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? महाभियोग की प्रक्रिया, मानसून सत्र गुजर गया ना भाऊ। आपने कहा था बिल्कुल सही शुरुआत में कि ये नहीं केवल होगा, गुंजुना है। मानसून सत्र झुंझुना बीत है। गया, नहीं आया ना यशवंत वर्मा पर मैंने महाभियोग। क्या कहा? वर्मा पे नहीं आएगा क्योंकि यादव अटका हुआ है। हम्म वो नहीं आया वर्मा पे। यादव को बेल आउट करने के लिए वर्मा जी को बेल आउट करना जरूरी है। फिर यहाँ गिव एंड टेक है। ये सब बार्टर सिस्टम पे चल रहा है देश। न्यायपालिका विधायिका से बार्टर कर रहा है, विधायिका कार्यपालिका से बार्टर कर रहा है, कार्यपालिका विधायिका से बार्टर कर रहा है। सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं कि तुम यहाँ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं, और सभी खुश है। बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, हर जगह वो हो जाते हैं। प्रामाणिकता की बातें सभी करता है, कोई नहीं करता। यहाँ मरता है सामान्य इंसान, उसकी किसी को सूद नहीं है, न न्याय की उम्मीद है। मुझे याद आ गया, इसी पर, यशवंत वर्मा वाले केस पर एक याचिका गई थी कि मतलब इन पर एफआईआर को लेकर के और जांच को लेकर याचिका गई, और शायद गवई साहब ही थे। तो याचिकाकर्ता जो की तरफ से वकील ने कहा वर्मा, कि वर्मा पे ऐसा क्यों नहीं हुआ। भड़क गए थे जज साहब, कहे वर्मा कौन है, जस्टिस वर्मा बोलो। अब आगे आगे मैं आज बड़े उससे कह रहा हूं और सोच समझ के कह रहा हूं। मुझे पता है कि अथाह शक्तियां हैं इसके इस सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन फिर भी सोच के कह रहा हूं, जिसके घर में नोट की बोरियां मिली उसको वर्मा खाली कहने पे भड़क गए, कहे जस्टिस वर्मा, तो बोल दो ये भी कि श्री श्री 1008 नहीं नहीं, महामंडलेश्वर उसको जस्टिस तो वर्मा, जस्टिस ये कहना, बोल दो। उसको जस्टिस कहना जस्टिस ओक साहब का अपमान है। अपमान है ओक साहब का। भ्रष्टतम वर्मा कहना चाहिए था। और क्या गलत कहते? आखिर उसके लिए, महाभियोग के लिए, इन्हीं लोगों ने किया ना, महाभियोग के लिए लेटर लिखा। नहीं, इस कोलेजियम को मुझे लगता है एक भारतीय और जागरूक भारतीय नागरिक के रूप में, साथ में पत्रकार, मेरी सलाह है कोलेजियम को कोलैप्स करने का वक्त है। अब ये कोलेजियम नहीं, कोलैप्स हो, कोलेजियम को, अब कोलेजियम को कोलैप्स करने के, देखिए क्या है भाव मुझे बता कोलेज, दें, देखिए कल इनके सरकार एक कोई भी बचाव आएगी। आप जस्टिस यादव का नाम लिए थे, इनके पास हाँ ये नैतिक हक हो चुके हैं। ये जस्टिस हाँ बिल्कुल। पांचोली के वजह से जस्टिस यादव को इन्होंने बुलाया जब वो हिंदू और बहुसंख्यक की बात बोला, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको बुलाया। कोलेजियम के सामने
ये खबर आई कि कॉलेजियम ने कहा, कॉलेजियम के सामने तय हुआ कि ये माफी मांगेंगे, खबर छप गई कि कॉलेजियम के सामने कहा है जस्टिस यादव ने कि माफी मांगेंगे। बाहर आकर के वो मुकर गया, कहा ना कौन सी माफी भाई, मुकर गया। ये कॉलेजियम जिसके इतना नैतिक बल नहीं है, इतनी अरे अथॉरिटी छोड़िए, नहीं है कि एक्शन नैतिक ले। बल और अथॉरिटी की छोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय अपने मुख्य न्यायाधीश की इज्जत नहीं बचा सकता। एक छिछोरा आदमी आके कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देश तोड़ने का काम कर रहा है, देश में आग लगा रहा है। हुँ, आप और हम कुछ बोल दे तो न्याय की अवमानना होती है। हाँ, और एक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भारत का पक्ष रखने विदेश जाता है, हुँ, हुँ, उस आदमी की अवमानना होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय कहता है हम हमारी इज्जत संभाल लेंगे, तुम छोड़ो। काहे की इज्जत संभाल रहा है, वो तुम्हारी रोज टोपी उछाल रहा है और हुँ, तुम कहते हो कि हमारी इज्जत संभाल लेंगे हम। हुँ, 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 क्योंकि आपको डर था सत्ता पक्ष के सांसद पे एक्शन कैसे ले, हाँ, हुँ, डर था आपको। न्यायपालिका जिस दिन डरने लगी, उस दिन संविधान समाप्त हो गया आशीष। बिल्कुल। मोदी सरनेम पर सजा देने वाली न्यायपालिका एक सत्ताधारी दल के सांसद को अगर वो अपने हाँ, मतलब अपने चीफ के अवमानना में कहते हैं हम अपना देख लेंगे इज्जत, तो फिर हम लोग भी कुछ बोले तो फिर देख लो अपनी इज्जत। फिर अभी ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो अगर सुप्रीम कोर्ट तक वायरल हो गया, पहुँच गया, तो देखिएगा खलबली मच जाएगी। हो सकता है 4 दिन बाद नोटिस आ जाए, लेकिन उसकी नहीं, आपके लिए नहीं, निशिकांत दुबे आपको नहीं, नहीं, इतने मतलब वो आप नहीं, नहीं, गाली हम तो सर्वोच्च न्यायालय को कहेंगे कि आप ये कह दीजिए कि आप निशिकांत दुबे से भी बड़े हैं। हाँ। एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी हम दोनों बहुत बड़े हो गए हैं, हाँ। तो हमारी बोलने से अवमानना होगी। बताओ। चलिए, मैं लेकिन ये विचित्र है, ये सोचने का वक़्त है और जस्टिस नागरत्ना, हम हमेशा ये प्लेटफ़ॉर्म ही है बिना डरे हुए सच के साथ खड़े होने का। जस्टिस नागरत्ना उनको हाथ जोड़ करके इस बात के लिए प्रणाम है, अभिनंदन है उनका कि उन्होंने ये साहस किया कि कॉलेजियम में कुल 5 जज बैठे थे, सीजेआई बैठे थे, भावी सीजेआई बैठे थे, सूर्यकांत, उनके बाद वाले सीजेआई विक्रमनाथ बैठे थे। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने अपनी बात जो जायज़ बात थी, जो तर्कसंगत थी, उस बात को रखा। बहुमत के बहुमत के ताकत में उन्होंने अपने राय को जेन्युइन जायज राय को डिसॉल्व नहीं होने दिया कि चलो ये तो बना ही लेंगे, चलो हम भी उसी में शामिल बाजा बन जाए। नहीं, शामिल ना, बाजा बनने को नहीं तैयार हुई। उन्होंने अपने जो उनके तथ्य थे, उन तथ्यों को, तर्कों को रख करके आखिरकार फैसला 4-1 से हुआ। नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने के खिलाफ वहां पर वोट दिया। 4-1 से फैसला हुआ। इसके लिए साधुवाद, जितना हाँ, बधाई दे सैल्यूट, सकते हैं हमारे सैल्यूट, तरफ सैल्यूट से। करते हैं। ज़रूर और है। नागरत्ना जी, आपके जैसे लोगों ने ही थोड़ी बहुत जो आशा न्यायपालिका को है, न्यायपालिका से है, विधायिका और कार्यपालिका से तो लोग ऊब चुके हैं। मीडिया तो कभी स्तंभ रहा ही नहीं, और यदि लोग मानते भी हैं तो उसको पूरी तरह से दिमक खा गई पमेरियन की। मीडिया समाप्त हो गया इस देश में। ऐसे में यदि आपके जैसे कुछ लोग हैं, जिन्होंने आज भी एक आशा का द्वीप इतने बड़े सुनामी में जलता रखा है, और वही सैल्यूट है। न्यायपालिका को कॉलेजियम सिस्टम पहली बार ऐसा मुझे भी लगा कि नहीं, वैसा भी सरकार कोई कानून लाएगी तो सरकार ही चलाएगी, सर्वोच्च न्यायालय वही सिलेक्ट करेगी। अब जज साहब से भी अपेक्षा थी कि मेरिट के लोगों को लाएँ, लेकिन भाई-भतीजावाद, राजनीतिक दलों के स्पोक्स पर्सन यदि बनने लगे, को सीनियर्स को छोड़ के जूनियर को, क्योंकि वो एक विचारधारा या किसी कॉर्पोरेट हाउस को मदद करता है या उसके लिए उसको सामने लाया जाए, तो फिर कॉलेजियम भी वही गंदगी कर रहा है, जो अपेक्षा थी कि सरकार यदि अपॉइंट करे तो क्या करे। अब इस पूरे मंथन में से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। वर्तमान में तो मुझे विष ही विष निकलता दिखाई दे रहा है। क्या जनता जनार्दन अपने गले में इसको धारण कर देगी, या फिर जो विश्वास है न्यायपालिका में वो जल के राख होगा? ये हम आप पे छोड़ते हैं। एक बार फिर से अनुरोध आपको, आशीष जी ने बता ही दिया है
एक स्पोर्ट्स लॉन्चर शुरू हो रहा है। आप देखिएगा, सब्सक्राइब करिए, प्रयास करिए, थोड़ा बहुत राजनीति से हट के भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो काम ही है राजनीति के ऊपर विश्लेषण करना। तो हम तो कुछ और कर ही नहीं सकते, ये तो करता है। मैं भी फुटबॉल खेला करता था, मेरा बेटा भी अच्छा फुटबॉल खेलता था, अभी वो चला गया है आगे पढ़ने के लिए। तो कुल मिलाकर खेल में तो है, लेकिन राजनीति की खेल से हमारी दृष्टि हटेगी नहीं, ये ज़रूर है। राजनीति की दृष्टि जो खेल है, उसमें एक अंपायर बन के प्रयास करेंगे। जितनी गलतियाँ हों, उसको रेड फ्लैग लगातार दिखाते रहेंगे। ये फुटबॉल की भाषा में हो गया। और हुँ, यदि कोई नो बॉल देता है, तो हम तुरंत उसको करेंगे, कि नहीं ये नो बॉल है और ये व्हाइट बॉल है। हमारी नज़र से कोई छूटेगा नहीं। तो आज जो गेंदबाज़ी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम द्वारा, सारे के सारे व्हाइट बॉल गए। ये दुःख की बात है। कम से कम कोलिजियम की जो अपने भतीजे को लाना और अ, पंचोली जी को सुप्रीम कोर्ट में लाना, हम नागराज जी ने जो पॉइंट उठाए और उन्होंने कहा कि साख पे बट्टा नहीं लगना चाहिए। साख ही तो है जो कुछ है न्यायपालिका के पास। वो खत्म तो सब खत्म, वो सब यदि खत्म। खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए तो भई संविधान पे विश्वास कौन रखवाएगा? कौन कहेगा कि संविधान के हम रक्षक हैं? क्योंकि यदि भक्षक लोग ही बैठने लगे तो फिर बागड़ी खेत को खाने लगी तो फिर खेत किसके पास जाएगा? सवाल ये है। ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूँ, स्पोर्ट्स की भी बात हुई है, स्पोर्ट्स चैनल पे भी। देखिए, प्रयास कीजिए, आपको समय मिले तो थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा। हमारे बच्चे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे सुझाव भी दे दीजिएगा कि आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म है, हमारा नहीं। हम हमेशा कहते हाँ, हैं ये जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया हुआ प्लेटफ़ॉर्म है। आप ही ने हमको बनाया 1.5 मिलियन तक सब्सक्राइबर बना के। आप ही हमको रिजेक्ट भी कर सकते हो, ये अधिकार आपका है। हम तो प्रयास करते हैं जो सच्चाई है आपके सामने लाने की। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो संघर्ष है हमारा, कभी हम स्पोर्ट्स का चैनल खोल के देखते हैं, कभी ये इसलिए है कि आप पे बर्डन कभी नहीं जाए। लेकिन फिर भी स्कैनर लगा हुआ है। यदि आपको लगता है कि अच्छी पत्रकारिता को आप मदद करें, संकट के समय यदि मैं बार-बार कहता हूँ, जो पैसा जमा हो रहा है उसका अलग हिसाब है। संकट के समय ही उसका उपयोग होगा और यदि भगवान की दया से ऐसा ही चलता रहा, संकट नहीं आया, तो उस पैसे से, मैं फिर से कह रहा हूँ, उस पैसे से कोई स्कूल और एजुकेशन पे ही हम खर्चा करेंगे। किसी किसी ऐसे क्षेत्र में स्कूल खोलेंगे, जहाँ वाक़ई सरकार स्कूल खोलने में असफल हुई है। शिक्षा हमें लगता है बार-बार एक ऐसा सेक्टर है, जहाँ मैं और आशीष दोनों काम करना चाहते हैं। लेकिन पहले कम से कम इनसे तो लड़ लें। संविधान और लोकतंत्र इसको बचाने की लड़ाई है। इससे थोड़ा-सा फुर्सत मिले तो हम शिक्षा पे भी काम करने के लिए है। क्योंकि मेरे भी पिताजी शिक्षक थे, तो कहीं न कहीं लगता है कि इतना समाज ने दिया है तो समाज को कुछ देना चाहिए। इसके लिए भी वो आप समझिए कि आप शायद उसके लिए मदद कर रहे हैं। इसलिए स्कैनर है, जो दे सकते हैं, कोई अमाउंट की बड़ी-छोटा अमाउंट नहीं होता। ये आपका सहयोग यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद। धन्यवाद, आज इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, फिर मिलते हैं धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।